मेरा नाम कविता है। मैं मुंबई जेल की एक महिला जेलर हूँ। आखिर वहाँ रोज़ रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है? ये एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई जेल का एक खौफनाक वाक़या। एक डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए हुए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरे एनुअल एग्ज़ाम चल रहे थे। माँ ने नौकरानी को कह दिया कि मेरे साथ यहाँ 2-3 दिन तक रहे, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चों की तबीयत खराब हो गई तो उस बेचारी को जाना पड़ा। दरवाजे और खिड़कियाँ अच्छी तरीके से मैंने बंद कर लिए और आराम से सो गई। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी नींद खुल गई और मैं घबरा कर उठी। मैंने सोचा इतनी रात को कौन आया होगा। मैं पहले तो डर गई कि रात के इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है, मैं ज़ख्मी हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। उन दिनों शहर के हालात बहुत ख़राब चल रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाज़ा खोलूँ या नहीं। इस वक्त फिर औरत की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए वरना वह मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फ़ैसला किया कि दरवाज़ा खोल देती हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की ज़रूरत हो। मैं दरवाज़ा खोली तो बाहर एक औरत खड़ी हुई थी। मुझे देखकर जल्दी से वह अंदर आ गई और दरवाजे को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो वह लगभग 30 साल की एक खूबसूरत जवान औरत थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वह बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गई थी। अभी मैं उसको देख ही रही थी कि अचानक से पुलिस के सायरन की आवाज़ बजने लगी। मैं चौंक कर उसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मैंने कुछ गलत कर दिया हो। वह कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ कि मुझे उसे अपने घर में जगह नहीं देनी चाहिए थी, ना ही उसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर पुलिस ने छापा मार लिया तो मैं भी इसके साथ जेल चली जाऊंगी। आवाज़ धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। मेरे दिमाग में बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वह खुद ही घर के अंदर भाग कर चली आई। मुझे होश आया तो मैं भी उसके पीछे भाग गई और कहने लगी, अभी थोड़ी देर में पुलिस घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी, मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो जहां मैं छुप सकूं। मैं डरते हुए पूछा, कौन हो तुम और पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे है? वह कहने लगी कि तुम्हें भगवान का वास्ता अभी मुझे छुपा दो, कहीं मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगी। मैं कसम खा कर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मेरा भरोसा करो। इस वक्त बाहर से स्पीकर के जरिए ऐलान हुआ कि खतरनाक महिला कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे पनाह दी तो वह खुद उसे घर से बाहर निकाल दे, वरना थोड़ी ही देर में पुलिस सब घरों की तलाशी लेना शुरू कर देगी। वह कहने लगी, देखो मुझे जल्दी से छुपाओ वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। उसकी बात सुनकर मैं जल्दी से छत पर उसको पानी वाली टैंकी के पास ले गई। मैंने कहा, जहाँ भी छुपोगी पुलिस तुम्हें ढूंढ ही लेगी, इसलिए जान बचाने का एक हल यही है कि तुम पानी वाली टैंकी के अंदर कूद जाओ। पानी ठंडा हो रहा था, लेकिन मेरी राय उस औरत ने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग ख़राब हो गया हो। इतने ठंडे पानी में मैं उसे कूदने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे वह मुझसे कहेगी कि इतने ठंडे पानी में कूदने से तो बेहतर है मैं खुद को पुलिस के हवाले कर दूं। मगर अगले ही पल वह ढक्कन उठाकर टंकी में कूद पड़ी। मैं वहां से टंकी का ढक्कन बंद करके नीचे चली गई। 2 मिनट बाद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस और बहुत सारे आदमी और कुछ पुलिस वाले भी खड़े थे, जो दरवाज़ा खोलते ही अंदर घुसते चले आए। वह मेरे घर की तलाशी लेने लगे। महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगी, तुमने किसी को देखा है, किसी को अपने घर में जगह दी है? मैंने कहा, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ और मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? पुलिस वाले नीचे से तलाशी लेकर ऊपर छत पर चले गए। मेरी तो जान पर बन आई। मेरी सांस अटकने लगी, कहीं इनको पता न चल जाए कि वह औरत कहाँ है। मगर इतना तो मुझे यकीन था
कि उनका ध्यान टंकी की तरफ नहीं जाएगा। मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था और सही साबित हुआ। वह खाली हाथ नीचे चले आए। पहले वाला कहने लगा, मैडम जी, इस घर में कोई नहीं है। मेरा ख्याल है कि वह इस इलाके से निकल गई है। बातें करते वक्त सब घर से बाहर निकल गए तो मैं सुकून और चैन की सांस ली। उनकी आपस की बातों से पता चल गया कि वह मुंबई जेल से इस औरत को ढूंढते हुए यहाँ तक पहुँच गए। पुलिस वालों के जाने के कुछ ही मिनट में मैं जल्दी से ऊपर गई और टंकी का ढक्कन हटाकर उसे बाहर निकाला। ठंडे पानी की वजह से वह थर-थर काँप रही थी। अगर मैं 10 मिनट और भी ना जाती तो शायद उसे मरा पाती। मैं उसे नीचे ले आई और उसको हीटर के पास बैठा दिया। मैंने उसको अपने कपड़े दिए तो उसने थोड़ा होश आया। मेरे कपड़े बदलकर वह रजाई लेकर हीटर के पास बैठ गई। मैंने सोचा अब अगर इसकी मदद कर रही हूँ तो बेचारी के लिए कुछ खाने पीने का भी दे देती हूँ। मैं उसके लिए चाय बनाई और खाना गर्म करके उसके पास ले आई। न जाने क्यों उसके चेहरे को देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि वह एक मुजरिम है। थोड़ी देर तक उसकी हालत में सुधार आ चुका। अब मैं उससे बात करने की शुरुआत की और कहा, आपको देखकर तो लगता नहीं कि आप मुजरिम हो, लेकिन पुलिस आपके पीछे क्यों पड़ी है और यह कह रही है कि मुंबई जेल से एक मुजरिम औरत फरार हुई है, तो क्या आप वाकई मुजरिम हैं? मेरा सवाल सुनकर उसने गहरी सांस भरी और कहने लगी, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल ठीक है। मैं मुंबई जेल की कैदी नहीं बल्कि वहाँ की जेलर हूँ। मैंने कहा कि ये क्या? ये सुनकर मुंबई जेल की जेलर है? मेरे तो होश ही उड़ गए। एक जेलर के पीछे पुलिस वाले? लेकिन क्यों? मैंने पूछा, आप जेलर होकर मुजरिमों की तरह क्यों भाग रही हो? तो वह कहने लगी, बहुत लंबी कहानी है, सुनकर क्या करोगी? मैंने कहा, देखिए, मैंने आपको अपने घर में जगह दी है, आपकी मदद की है, अब आपको भी अपनी कहानी मुझे सुनानी होगी। क्योंकि मैं यह सब आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मैं भी मुंबई की एक जेल में जेलर के लिए अप्लाई की हूँ, तो मुझे भी आपकी कहानी सुननी है। तो आप मुझे ज़रूर बताइए कि वहाँ के क्या हालात है। वह कहने लगी कि ठीक है, तुम अगर इतनी जिद कर रही हो तो सुनो। मेरा नाम गौरी है और मैं बहुत अच्छे इज्जतदार ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ। हम 2 बहनें और 2 भाई हैं। मेरे पिताजी मुंबई के थाने में हवलदार थे। मेरे पिताजी ने बचपन से ही हमें सच्चाई और ईमानदारी का सबक पढ़ाया और यही समझाया था कि अपने काम से हमेशा वफ़ादार रहना चाहिए, चाहे कितना काम छोटा क्यों ना हो, मामूली क्यों ना हो, रुतबा चाहे छोटा मिले, कभी भी अपने ईमान का सौदा मत करना। मेरे पिताजी एक सच्चे और ईमानदार हवलदार थे। अपनी सारी ज़िंदगी नौकरी के दौरान उन्होंने कभी भी 1 रुपये की रिश्वत लेना गवारा नहीं समझा। पिताजी के साथ के दोस्तों ने अपने घर पक्के कर लिए और अच्छी ज़िंदगी गुजारने लगे, मगर हमारा गुजारा गरीबी के कारण बहुत मुश्किल से हो रहा था। मैं पिताजी की बहुत लाडली बेटी थी, इसलिए अक्सर घर के हालात से तंग आकर मैं उनसे कहती कि पिताजी, आप अपने साथ के लोगों को ही देख लीजिए, उन्होंने किस कदर तरक्की कर ली है, उनसे ही कुछ सीख लीजिए। उन लोगों के घरों में सब तरह के ऐशो आराम हैं। उन लोगों के घर रोज़ाना अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं और हमारे यहाँ वही रूखी सूखी रोटी। और हम लोगों तो दिवाली पर भी अच्छे पकवान नहीं बना पाए। हम लोग तो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, बाद में हमें नौकरी भी वैसी ही मिलेगी, कोई भी छोटे से क्लर्क जैसी। पिताजी हंसकर कहते, बिटिया रानी, तो फिक्र ना कर, तेरे भाग्य में बहुत बड़ी और ऊंची नौकरी है, मजाक मत करिए। पिताजी, क्या मैं मुंबई जेल की जेलर बनूंगी? पिताजी कहते, तो इसमें हैरान वाली क्या बात है, तू अच्छे नंबरों से परीक्षा सब पास कर लेगी तो लग जाएगी। मैं हंसकर कहती, पिताजी, आप भी किसी ज़माने में जी रहे हैं, मेरी सिफारिश होगी तभी तो किसी नौकरी पर लगूंगी, वरना पैसे देकर नौकरी करने वाले तो हमारे हालात नहीं। पिताजी ने कहा, ना रिश्वत ना ही सिफारिश, कभी भी ज़िंदगी में इन दोनों चीज़ों की तरह झुकने का सोचना भी मत। मेरी बहन स्कूलों में पढ़ाने लगी और मेरा बड़ा भाई पिताजी के रिटायर होने के बाद उनकी जगह लग गया। मैंने अपना एक मकसद बना लिया था कि मुझे भी मुंबई की जेल का जेलर बनना है और उसके लिए मैंने भी जी जान से तैयारी शुरू कर दी और टेस्ट भी दिया। मुझे उम्मीद थी कि मेरी नीयत अच्छी है तो मेरी विनती भी सुनी जाएगी और ऐसा ही हुआ। मैं मुंबई की जेलर सिलेक्ट हो गई। वह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। मेरे सारे ख्वाब पूरे हो गए थे।
मैं बहुत खुश थी, जैसे मुझे ज़िंदगी की सबसे हसीन खुशी मिल गई हो। मेरा सपना सच हो गया था। पिताजी ने इस मौके पर सिर्फ यही कहा कि जेल में अलग अलग तरीके की परेशानियां तुम्हारे सामने आएंगी, बस अपना ख्याल रखना, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाना। मैंने अपनी ड्यूटी संभाल ली। मुंबई जेल की एक बड़ी जेलर थी और औरतों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर कैद थी। शुरू के दिन थे तो मुझे अच्छा लग रहा था, जैसे मेरे पास एक पावर थी। मैं वहाँ पर सलूट करती तो मेरा सीना फ़क्र से चौड़ा हो जाता। गोरी यहाँ तक की कहानी सुनाकर चुप हो गई। मुझे उसका चुप होकर बेचैन कर गया। मैं उनकी कहानी को यूँ खो गई थी कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये सब मेरे सामने हो रहा हो। मैं बेचैन हो गई। कहा, गोरी फिर क्या हुआ, आगे बताइए ना। वह सांस लंबी लेकर फिर शुरू हो गई तो मुझे तसल्ली हुई। वहाँ औरतों को उनके जुर्म के मुताबिक कैद किया गया था। रोज़ सवेरे 6 बजे जेल के दरवाजे खोल दिए जाते। उसके बाद औरतों को नाश्ता दिया जाता। उसके बाद उनसे काम करवाना शुरू किया जाता। कुछ औरतें चक्की पीसती, कुछ सिलाई करती। जो नौजवान लड़कियां थी उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता ताकि वह वहाँ से निकलने के बाद कुछ बनकर निकले। सूरज जब डूबता तो रात को उनको खाना दिया जाता और वापस जेल भेज दिया जाता। शुरू के दिनों में इतना अंदाज़ा नहीं हुआ था कि इन लोगों के ग्रुप बने हुए हैं, मगर धीरे धीरे मुझे पता चल गया। उनको अलग अलग जेल में रखा गया था। मुझे अपने काम करने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती थी। लगता था जैसे लोगों को तो पहले से ही काम करने की आदत नहीं थी, मगर मैं तो रोज़ाना पिताजी से ईमानदारी का पाठ पढ़ कर आई थी। इसलिए ना सिर्फ खुद काम करती बल्कि अपने साथ के लोगों को भी दौड़ाती। मैं अपनी नरम दिली की वजह से बहुत मशहूर हो गई थी, जिसकी वजह से वहाँ की सभी औरतें मुझे बहुत पसंद करने लगी। एक दिन मैं राउंड पर गई हुई थी तो एक औरत ने रोते हुए मुझे बताया कि लेडी कांस्टेबल ने आज बिना किसी वजह के उसे थप्पड़ मारा है। मुझे सुनकर बहुत गुस्सा आया कि उसने अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। मैंने उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड करवा दिया। मेरी वजह से जेल का माहौल अच्छा होने लगा था और मुझे पहले ही साल में अच्छे काम की वजह से मेडल से सम्मानित किया गया। वह मेरे काम को खूब सराहा गया, खूब सारी तारीफ भी हुई। उसी दौरान मेरे लिए एक अफसर मनीष का रिश्ता आया, जिसे मेरे घर वालों ने मेरे लिए चुना और मेरी शादी हो गई। मेरे पति बिल्कुल वैसे ही ख्यालात के थे जैसे मेरे पिताजी थे, इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थी। ड्यूटी और घर बहुत अच्छे से चल रहा था, सब कुछ ठीक जा रहा था, मगर मेरी किस्मत को भी मेरा सुकून अच्छा नहीं लगा। उन्हीं दिनों जेल के बाहर से देसी घी भरे हुए डब्बे अंदर आने लगे। शुरू में तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि रिश्तेदार अक्सर इस किस्म की चीज़ें भेजते रहते हैं, मगर जब लगातार इसी तरह रोज़ाना देसी घी के डब्बे जेल में आने लगे तो मैं चौंक गई। मुझे ये बात हजम नहीं हुई कि यह क्या हो रहा है। मेरा दिल और दिमाग यह कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। मैंने सोचा कि मुझे मालूम करना होगा रोज़ देसी घी के डब्बे किसके पास जाते हैं, कौन मंगवाता है। एक अच्छा जेलर वह होता है जिसने कैदियों में से भी अपने जासूस बना के रखे हों ताकि उसको पल पल की खबर मिलती रहे। मैं भी इस औरत को अपने लिए जासूस करने को कहा, जिसके लिए मैंने लेडी कांस्टेबल को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था। मेरे इस अंदाज से वह मेरी वफादार हो गई और मेरे कहने पर मुझे खबर देती रही कि जेल के अंदर क्या हो रहा है। इसलिए उस दिन वह सारे देसी घी के डब्बे खुलवाए और अच्छे से डब्बों की तलाशी ली और डब्बों में देसी घी ही था। मैंने उस औरत को बुलवाया जो मुझे सारी खबर देती थी। मैंने उससे कहा कि मुझे अंदर मालूम करके बताओ, यह देसी घी के डब्बे आखिर आते किसके लिए हैं और कौन इन्हें इस्तेमाल करता है और क्यों। मुझे 2 दिन के अंदर सारी रिपोर्ट बना कर दो। मेरी ड्यूटी ज़्यादातर दिन के वक्त होती थी और रात के वक्त एक और जेलर ड्यूटी पर आ जाती। मेरी जासूस ने मुझे सनसनी शब्दों में आकर जो खबर सुनाई वह सुनकर मैं दंग रह गई। उसने कहा कि देसी घी रोज़ रात को अंधेरे कमरे में कुछ खास औरतों को दिया जाता है। रात की ड्यूटी वाली जेलर और सारा स्टाफ इस बात को जानता है और अपने कार्यक्रम के सभी 2-4 लोग शामिल भी हैं। मैं उलझन में पड़ गई कि अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है, इसका मतलब क्या हुआ। मैंने अपनी जासूस से कहा
कि मुझे उन औरतों के नाम बताओ जो रोजाना अंधेरे कमरे में जाकर देसी घी खाती हैं। जासूस ने जिनके नाम बताए उन औरतों को देखकर मैं चौंक गई। वो औरतें पहले तो इतनी सेहतमंद नहीं थी, दुबली पतली सी थी, मगर अब देखा तो काफ़ी सेहतमंद लग रही थी। जासूस ने जैसे मेरे कान में चुप से कहा, मैडम जी, ये सारा काम इस देसी घी का है। ये इतनी सीधी बात नहीं थी कि मैं नज़रअंदाज कर देती। मुझे एहसास हुआ कि इस मामले की तह तक मुझे जाना चाहिए। मैंने कुछ दिनों के लिए अपनी ड्यूटी रात की शिफ्ट में करवाने का फ़ैसला कर लिया। मैंने देखा कि मेरी रात की शिफ्ट की खबर बहुत सारे लोगों के दिलों पर बिजली की तरह टूट पड़ी थी। मैं दिन के समय घर में पूरी नींद करती ताकि रात के समय जाग सकूं। रात के 9 बजते ही मैंने देखा लेडी कांस्टेबल चोरी चोरी कहीं जा रही है। मैंने सोचा कि मैं इसका पीछा करके देखती हूँ और मैं धीरे धीरे उसका पीछा करने लगी कि वह कहाँ जाती है। मैंने जो देखा उसने मुझे चौकन्ना कर दिया, क्योंकि एक अंधेरे कमरे में वह कैदी मुजरिम औरतों को देसी घी दे रही थी। पहले तो चौंका देने वाली बात तो यह थी कि रात के इस वक्त देसी घी खाने की क्या ज़रूरत थी, और ज़बरदस्त बात तो यह थी कि जेल के आखिरी वाले अंधेरे कमरे में जाने की क्या तुर्क बनती है। मैं 2-3 दिन तक यही रूटीन देखी, लेकिन इसके अलावा कोई और ज़बरदस्त बात मेरे गिरफ्त में ना आई। मैं कुछ भी पूछताछ नहीं करना चाहती, मैं उन्हें मौका नहीं देना चाहती थी, इसलिए मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी कि कभी तो मौका आएगा और कोई तो सबूत मिलेगा। और फिर एक दिन रात के 11 बजे मैंने अपना सर मेज पर टिकाया और जानबूझकर आंखें बंद कर ली ताकि कोई देखे तो यही समझे कि मैं सो रही हूँ। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे ऑफिस में कोई आया और आहट से मैंने पहचान लिया कि यह लेडी कांस्टेबल है। वह मुझे सोता देखकर बाहर चली गई तो किसी से कहने लगी, लगता है जो नींद की दवा मैडम को दी है उसने असर कर दिखाया है। मैडम तो सो रही है, बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, इसलिए उन औरतों को जाकर कहो जल्दी जल्दी अपना काम करे। कुछ ही देर में वह दोनों वहाँ से चली गई। मैं हैरत से सोच रही थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। जेल में किसकी मुझे खबर नहीं थी। मेरी नाक के नीचे सब कुछ हो रहा था। जो भी हो रहा था उसी अंधेरे कमरे में हो रहा था। तभी मैंने उठने की कोशिश की ताकि जाकर देख सकूं ऐसा क्या हो रहा है। वहाँ पर उठते ही मेरा सर चकराने लगा और मुझे चक्कर आ रहे थे। लगता है मेरी चाय में नींद की गोलियां मिलाई थी, उसने अब असर करना शुरू कर दिया। मैं वहीं पर सो गई और सुबह तक मुझे कुछ खबर नहीं मिली कि मैं कहाँ पर हूँ। सुबह उठी तो मैं यही सोचती रही कि इस कांस्टेबल के साथ दूसरा शख्स कौन था जिससे वह बात कर रही थी। इसके बाद मैं रात को दोबारा ड्यूटी पर गई। मैंने फैसला कर लिया कि मुझे अब क्या करना है। मुझे कल की तरह चाय पेश की गई, मगर आज मैंने वह चाय पी नहीं, पास के वॉश बेसिन में बहा दी और आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद वह कप लेने आई और मुझे सोता हुआ देखकर तसल्ली अंदाज में बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद मैं भी बाहर चली गई। रात के 11 बज रहे थे तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चुपचाप उस तरफ बढ़ गई जहाँ उस अंधेरे कमरे में वह औरतें रहती थी जो रात के वक्त देसी घी खाती, लेकिन आज वहाँ उस कमरे में अंधेरा नहीं था। किसी ने मोबाइल की टॉर्च ऑन करके रखी थी। मैं एकदम उन पर चिल्लाई और कहा कि ये सब क्या हो रहा है। जो मेरे सामने था उसे देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरा स्टाफ इतनी घिनौनी साजिश में शामिल है। सुरंग खोदी जा रही थी। उन्होंने अच्छी खासी सुरंग खोदी थी जो कम से कम 1 हफ्ते या फिर कुछ महीनों से खोदी गई थी। कुछ औरतें कत्ल के जुर्म में यहाँ जेल में आई थी, जिसकी वजह से अदालत ने उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी। यहाँ से फ़रार होने के लिए वह जेल में सुरंग खोद रही थी और इस काम में वह लेडी कांस्टेबल भी उसका साथ दे रही थी। मुझे सामने देखकर उसकी सांस रुक गई, इसलिए देसी घी खाती थी, क्योंकि सुरंग खोदना आसान काम नहीं होता। इसके लिए बहुत ताकत चाहिए होती है। वह देसी घी खाकर रोज़ाना 3-4 घंटे सुरंग खोदने पर लगा देती। वहाँ खड़े खड़े ही मैं सब कुछ समझ चुकी थी और सारी कहानी मेरी आंखों के सामने थी और मैं सब कुछ समझ गई थी। मैंने लेडी कांस्टेबल को पूछा, और कौन है तुम्हारे साथ, और तुम किसके साथ ये मिलकर सब कुछ कर रही हो? वह बहुत घबराई हुई थी। मेरे बार बार पूछने पर भी उसने कुछ नहीं बताया। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं हाई कमिश्नर से बात करती हूँ। जब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो तुम्हें पता लग जाएगा। मेरी बात सुनकर वो बहुत ज़्यादा डर गई। कहने लगी, प्लीज़ किसी को फ़ोन मत कीजिए। अभी मैं फ़ोन उठाया ही था कि मेरे सर पर किसी ने बहुत ज़ोर से वार किया।
और मैं बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। मैंने देखा कि मैं खुद ही जेल के एक कमरे में कैद थी। मुझे याद आया कि मैं फ़ोन करके जानकारी देने वाली थी कि किसी ने मेरे सर पर वार कर दिया। वह लेडी कांस्टेबल के अलावा कोई और भी था। किसी ने अपना राज खुल जाने की डर की वजह से मेरे सर पर वार किया होगा। मैं होश में आई तो देखा कि वह अकेली नहीं थी, उसका साथ देने वाली उसके साथ ही थी। उस वक्त उसके साथ मैंने जिसे देखा, मैं वह देखकर मेरे सर पर क़यामत टूट पड़ी। मुझे यकीन नहीं आया। वह तो नाइट शिफ्ट वाली जेलर थी। मुझे तो लगता था जैसे वह एक लापरवाह लड़की है, मगर वह इतनी घटिया निकलेगी कि कानून की वर्दी पहनकर अगर कानूनी कामों को अंजाम देगी। तूने मिलकर मुझे कैद कर लिया। दोनों मिली हुई थी। उन दोनों की मदद से वह कैदी औरतें सुरंग खोद रही थी और इस मदद के बदले वहाँ की कांस्टेबल को बहुत सारे पैसे दिए गए। पैसों की लालच में आकर गैर कानूनी कामों को अंजाम दिया जाता। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मामला और भी ज़्यादा गंभीर हो चुका है। जो देसी घी जेल के अंदर चेक होकर आता, उस देसी घी में खास एस्टेरॉयड शामिल किए जाते, जिसके रोज़ाना इस्तेमाल से इंसान को उसकी आदत हो जाती। देसी घी चोरी चोरी अंदर ही बेचा जाता। ये कोई मामूली देसी घी नहीं था। ये सारा काम रात के इस वक्त इस जेलर की मौजूदगी में चोरी चुपके होता। ये सारी बातें मुझे खुद उसने अपने मुंह से बताई। अपने सारे जुर्म मेरे सामने कबूल किया, लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसने मुझे मेरे ही दफ्तर में कैद किया है। वहाँ तो मैंने पहले से ही कैमरा लगा कर रखा हुआ था जो सारी बातें रिकॉर्ड कर रहा था। मुझे जब भी किसी से उसका जुर्म कबूल करवाना होता तो मैं उसको इसी कमरे में ले जाती और उसका बयान इसी कमरे में रिकॉर्ड हो जाता, जो बाद में मुझे एक सबूत के तौर पर काम आता। उसने मेरी तरफ से कोर्ट को एक ऑफिशियल तौर पर रिपोर्ट बनाकर भेज दी, जिसमें मुझ पर संगीन आरोप लगा दिए। आज शाम जैसे ही वह मेरे लिए खाना लेकर कमरे में आई तो मैंने उस पर काबू पाकर वहाँ से फरार हो गई और तब से वह मेरे पीछे लगी है ताकि मुझे पकड़ सके। यह थी मेरी सारी कहानी, जिसको सुनने के लिए तुम इतनी बेचैन थी। मैंने गोरी से पूछा, लेकिन अब आप अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेंगे? जेलर गोरी कहने लगी, मुझे बस किसी भी तरह कैमरा अपने कब्जे में करना है। सारी बातचीत रिकॉर्ड है, मगर मैं यही सोच रही हूँ कि अब मेरा वहाँ जाना तो खतरे से खाली नहीं है। जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर लेती तब तक मैं कहीं नहीं जा सकती। किसी भी तरह से मुझे उस कैमरे को हासिल करना होगा। मैंने कहा कि मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। गोरी मुझे हैरान होकर देखने लगी। मैंने जेलर के लिए अप्लाई किया है। मेरा ख्याल है आपको नौकरी से निकाल दिया गया है। तभी तो दूसरी जेलर के लिए अखबार में विज्ञापन दिया गया था। मैंने अप्लाई करके रखा है। मुझे अभी टेस्ट देना है। अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैं आपकी बेगुनाही खुद साबित कर दूंगी। मैंने गोरी को कहा कि मेरे सब घर वाले ऋषिकेश शादी में गए हैं, आप जब तक चाहे यहाँ रह सकती हैं। मगर अगले ही दिन उन्होंने अपने पति को फ़ोन किया और उसके साथ चली गई। मुझे ये सारी कहानी जानकर उस बेचारी पर बहुत दुख लगा। गोरी एक ईमानदार जेलर थी। मैंने अगले दिन पेपर दिया। मेरा मकसद गोरी की बेगुनाही साबित करना था और इस मकसद के लिए ज़रूरी था कि मैं मुंबई जेल के अंदर जाती, और यह सिर्फ जेल की हैसियत से मुमकिन था। मुझे सिलेक्ट कर लिया गया। इंटरव्यू की सारी तैयारियां मुझे गोरी ने करवाई, जिसकी वजह से मैं कामयाब हुई। मैंने वहां जाते ही पहले दिन देख लिया था कि वह कौन सी औरत थी जो सुरंग खोदती और देसी घी हजम करती। इन औरतों को देखकर अंदाज़ा हुआ कि इनका काम अभी भी जारी था। मैं चुप करके बड़े अधिकारी को लेटर लिखकर यह बताया कि जेल में सुरंग खोदी जा रही है और इसकी जिम्मेदार रात की ड्यूटी वाली जेलर और लेडी कांस्टेबल है। इसके साथ ही मैंने वह कैमरा भी सबूत के तौर पर साथ भिजवा दिया, जो मुझे ठीक उसी जगह मिला जहां मुझे गोरी ने बताया था। ठीक रात के 11 बजे जेल के सेल में छापा पड़ गया जहां सुरंग खोदी जा रही थी, और उन औरतों को सुरंग खोदते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लेडी कांस्टेबल और नाइट ड्यूटी वाली जेलर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनको कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई गई। यह सब मैंने अपनी ड्यूटी के दूसरे दिन ही किया था, क्योंकि मेरा इरादा यही था कि सच सामने लाया जाए। जेलर गोरी को बेगुनाही साबित हो गई और उसे उसकी पोस्ट दोबारा से मिल गई। मुंबई जेल की नाइट ड्यूटी और जेलर की पोस्ट गोरी को दे दी गई
और दिन की ड्यूटी मुझे दे दी गई। जेलर गौरी ने मेरा बहुत शुक्रिया अदा किया और मुझसे कहा कि तुम्हारा बहुत एहसान है कि तुमने मेरी मदद की, और अब मेरी जेल और गौरी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। हम दोनों ने पहले की तरह मिलकर जेल का माहौल बहुत अच्छा कर दिया और सब कुछ पहले की तरह अच्छा होने लगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा।